हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज सक्सेस विद सौरभ। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस विद सौरभ पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश किया था, सेकेंड चैप्टर के आधे भाग को पढ़ लिया था और आधा बचा भाग आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वह है बदलती जलवायु। मतलब बदलती जलवायु के बारे में बताया गया है और इसमें क्या कहा गया है उसको देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ कहा गया है लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। मैंने आपको बताया था कि जलवायु परिवर्तन किस में हुआ था, पर्यावरणीय बदलाव किस में आए थे, तो मेसोलिथ में बताया था। तो उसी की बात यहाँ की गई है कि जब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुआ? जब जलवायु बदलने लगा तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई बड़े क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जब अधिक मात्रा में घास के मैदान बनने लगे तो घास की मात्रा अवेलेबल हो गई, और जब घास की मात्रा बहुतायत में अवेलेबल हो गई तो जो जानवर घास खाकर जीवित रह सकते थे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। और उनमें कौन कौन आते हैं? तो गाय हो गया, हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, बकरी हो गया। ठीक है, आगे है जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए। अब पहले आरंभिक युग में मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते थे, जानवरों का आखेट किया करते थे, उन्हें मारकर अपने भोजन के रूप में प्रयोग किया करते थे। तो जब इन जानवरों की संख्या बढ़ी तो लोगों का आकर्षण भी इन जानवरों के प्रति बढ़ा, क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल हो जाते थे, आसानी से इनका शिकार किया जा सकता था। ठीक है, वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने के आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। जब इनके पीछे आए, जब इनसे ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश किए, ज़्यादा इनके करीब आए, तो क्या यहाँ पे उन्होंने देखा कि इनकी खाने की आदत कैसी है, प्रजनन की क्या समय है, प्रजनन की कैसी प्रक्रिया है, इन सबको देखकर समझने की कोशिश की। ठीक है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपने ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। जब इन पे लोगों ने रिसर्च किया, जब इन पे लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया कि ये किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो इन्होंने पाया होगा कि इनका व्यवहार तो फैमिलियर है। ये आदमियों पर ना ही प्रहार करते हैं, ना ही उन पे अटैक करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, हम मनुष्यों के साथ घुल मिलकर रह सकते हैं और मनुष्यों को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो जब ऐसी सभी चीज़ों को उन्होंने देखा होगा तो उनके मन में क्या आया कि इनको पालतू बनाकर भी रखा जा सकता है। ठीक है, लास्ट लिखा हुआ है इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। इसी काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ था, कब? लगभग 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो मछली भी क्या बन गया? भोजन का एक मुख्य स्रोत बन गया। यही यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है खेती और पशुपालन की शुरुआत। यहाँ बताया गया है कि खेती का शुरुआत किस प्रकार हुआ होगा, पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई होगी, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा गया है। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। कब? जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जब पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ कि जौ, गेहूं जैसे अनाज जो हैं वह खुद ब खुद क्या हुए, प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से उगने लगे थे। इनको किसी मानवों के द्वारा नहीं उगाया गया था। क्या हुआ था? नेचुरल तरीके से खुद ब खुद उगे थे। ठीक है, और लिखा हुआ है शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और जब ये सारे अनाज नेचुरल तरीके से उग रहे थे तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे, पुरुष या महिला इनको क्या कर रहे होंगे, भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब भी हम आरंभिक मानवों की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई ऑथेंटिक कोई चीज़ तो है नहीं, कोई मेरे पास साक्ष्य तो है नहीं, हल्का फुल्का साक्ष्य है, तो उस प्रकार क्या किया जाता है, एज्यूम किया जाता है।
तो सारा चीज़ एजम्पशन पे ही है कि ऐसा हो सकता है कि जब नेचुरल तरीके से ये सारे अनाज उग रहे थे तो लोगों ने इनको क्या किया होगा, भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, आगे है, ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और नेचुरल तरीके से उगे हुए अनाजों को बटोरते बटोरते ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने क्या किया होगा, उनको खुद से पैदा करना भी सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे और जब अनाजों को पैदा करना शुरू कर दिया तो इस प्रकार वे क्या बन गए होंगे, धीरे धीरे आगे चलकर कृषक बन गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पशुपालन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि लोग घरों के बाहर चारा रख देते होंगे और उस चारा को देखकर जो जानवर हैं क्या होते होंगे, आकर्षित होते होंगे, क्योंकि भोजन तो उनको भी चाहिए। तो जब वो चारा देखते होंगे तो आकर्षित होंगे और चारे के नज़दीक जाते होंगे तो हो सकता है कि लोग उन्हें पकड़कर क्या करते होंगे, अपने पास रख लेते होंगे और धीरे धीरे वे इनको क्या बना लिए, पालतू बना लिए होंगे। ठीक है, आगे है, तथा पशुपालन की शुरुआत हुई होगी और इस प्रकार जब पशुओं को चारा दिखाकर अपने पास बुलाना और उनको पकड़कर अपने पास रखना लंबे समय तक, इस प्रक्रिया को करते होंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा, धीरे धीरे वे पशुपालन को भी करने लगे होंगे। ठीक है, एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यह आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, पास्ट में भी, आगे भी पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि जिस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया वह कौन था, तो आपका आंसर क्या होगा, कुत्ते का जंगली पूर्वज। क्लियर, क्या है, कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको नाम क्या दिया गया है, तो उसमें है बसने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। यहाँ समझाया गया है कि डोमेस्टिकेशन होता क्या है, तो चलिए उसको देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। क्या कहा गया, बसने की प्रक्रिया है क्या, तो लोगों द्वारा पौधा जो उगाया जाता है, लोगों द्वारा जानवरों की जो देखभाल की जाती है, इसी को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, इसी को डोमेस्टिकेशन कहा गया। क्लियर, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डोमेस्टिकेशन है क्या। ऑप्शन बहुत सारे होंगे लेकिन एक ऑप्शन क्या होगा कि पौधों को उगाने की प्रक्रिया और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया जिसमें शामिल हो वह क्या कहलाता है, वह डोमेस्टिकेशन कहलाता है, वही बसने की प्रक्रिया कहलाता है। क्लियर, आगे है, बसने की प्रक्रिया में लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार या खराब होने की संभावना कम हो। लोग उन्हीं जानवरों और पौधों का चयन करते थे इस प्रक्रिया के दौरान जिनके बीमार होने की या खराब होने की संभावना कम हो, उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन किया जाता था। आगे है, लोग उन्हीं पौधों का चयन करते थे जिनके दाने बड़े आकार के हों। किस प्रकार के पौधों का चयन किया जाता था, तो वैसे पौधे चुने जाते थे जिनके दाने बड़े आकार के होते हों। लोग उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुनते थे जो अहिंसक होते थे, और प्रजनन के लिए मतलब जानवरों की संख्या बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जानवरों का चयन किया जाता था, जो अहिंसक हो, जो हिंसा न करते हों। क्लियर, यहाँ लिखा हुआ है, बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई। मैंने आपको बताया था कि 12,000 साल पहले क्या हुआ था, तो पर्यावरण बदलाव आए थे, तो बसने की प्रक्रिया भी उसी दौरान शुरू हुई थी। यहाँ लिखा है, वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया के वजह से है। जो आज हम भोजन करते हैं, जो हम अनाजों का उत्पादन करते हैं, वह इसी बसने की प्रक्रिया के दौरान ही विकसित हुई और आज उसी बसने की प्रक्रिया का परिणाम है जिसके वजह से हम भोजन कर पाते हैं। ठीक है, आगे है, ये हो गया। यहाँ पे लिखा है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। जो कृषि के लिए सबसे प्राचीन फसल जो अपनाए गए थे उनमें सबसे पहला नाम क्या आता है, गेहूं और जौ का आता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में मैंने आपको बताया था कि कुत्ते का जंगली पूर्वज था, तो कुत्ता तो है ही, लेकिन कुत्ते के बाद कौन सा आया, तो बाद में भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पॉइंट वाइज याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है और
बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, एक बार अगर आप इसको सिंसियरली पढ़ लीजिएगा तो इससे बनने वाले क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह क्या है, वह है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। यहाँ बताया गया है कि जानवर खाद्य भंडार का काम कैसे करते हैं, उसी को यहाँ समझाया गया है। आप खाद्य भंडार तो समझते ही होंगे कि भविष्य को देखते हुए, भविष्य के उपयोगिता को देखते हुए, उपलब्धता को देखते हुए हम खाद्य का अभी से ही भंडारण करते हैं कि आगे चलकर हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम खाद्य भंडार कह सकते हैं। तो उसी प्रकार जानवरों को भी क्या कहा गया है कि एक खाद्य भंडार का काम करती हैं। वह क्यों करती हैं, वह कैसे करती हैं, उसी को यहाँ समझाया गया है। देखते हैं क्या कहा गया है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। सॉरी, ये बात तो सही है कि जानवर बच्चे देते हैं जिससे वो क्या होता है, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ में उनसे दूध भी प्राप्त होता है। जानवरों की अगर अच्छे से देखभाल की जाए, उनके खान पान का अच्छा सा ध्यान रखा जाए तो क्या होगा, उनकी संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही क्या होगा कि जो जानवर दूध दे सकते हैं, देते हैं, उनसे हमें भविष्य में दूध भी मिलने की संभावना रहती है। ठीक है, आगे कहा गया जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है, दूध को भोजन का अच्छा स्रोत माना गया है। तो ठीक जैसे हमने खाद्य भंडार को समझा, ठीक उसी प्रकार हो गया कि जानवर को अभी आप पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भविष्य में चलकर आपको क्या मिलेगा, उससे खाद्य सामग्री मिलेगी, भोजन का एक स्रोत मिलेगा। तो इसको भी हम लोग खाद्य भंडार कह सकते हैं। तो उसी को यहाँ समझाया गया है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। जो कुछ लोग जानवरों के मांस को भी खाते हैं, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो यह भी संभावना है कि आगे चलकर जब वे बड़े होंगे तो उनसे हमको मांस भी मिलेगा। तो यह क्या हुआ, एक तरह से खाद्य भंडारण का काम हो गया। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, या इसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि जो पशुपालन है वह क्या है, भोजन भंडारण, खाद्य भंडारण का एक तरीका है। क्लियर? आगे है आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। यहाँ बताया गया है कि आरंभिक कृषक जो थे, आरंभिक पशुपालक जो थे, उनकी कहाँ से बिलोंग करते थे, उनके साक्ष्य अधिकतर कहाँ से मिले हैं, उसी को यहाँ कहा गया है। तो यहाँ लिखा गया है शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप से मिलते हैं, मतलब पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से अधिक मिलते हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं उसको देखते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर कौन है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर जो ऊपर के क्षेत्र में है, आप लोग भारत के नक्शा में देखे ही होंगे। ठीक है, और कौन है, तो और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत दोनों तरफ क्या किए गए हैं, पाए गए हैं। क्या इनके साक्ष्य मिले हैं पशुपालकों के, कृषकों के। क्लियर? आई होप आपका यहाँ जो भी लिखा हुआ है क्लियर हो गया होगा। अब कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा किया गया है वह क्या है, वह है अस्थाई जीवन की ओर। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, मतलब लोग अस्थाई जीवन कैसे जीने लगे उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। क्या कहा गया है देखते हैं। तो यहाँ कहा गया है पुरातत्वविदों के कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जब पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे तो उनको क्या मिले हैं, उनके कुछ घरों एवं झोपड़ियों के निशान मिले हैं। उससे अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कि लोग अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे थे। लोग घर क्यों बनाते हैं, ताकि वह एक ही स्थान पर लंबे समय तक रह सकें। तो इसका अंदाजा क्या लगाया गया कि लोग अस्थायी जीवन की ओर बढ़ चले थे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में कहाँ का दिखाया गया है, तो बुर्ज होम करके एक जगह है, वह कहाँ है, वर्तमान कश्मीर में पड़ता है। तो बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास क्या कहा जाता है, जिन्हें गर्तवास या इंग्लिश में पिट हाउसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्यान में क्या रखिएगा कि गड्ढे के नीचे घर कहाँ बनाए जाते थे, तो बुर्ज होम में बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन आपका आएगा और बहुत बार आ भी चुका है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पिट हाउसेज कहा जाता था। पुरातत्वविदों को घर के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। क्या मिला है पुरातत्वविदों को, जो घर है उसके घर के बाहर भी राख मिले हैं, मतलब आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, और घर के अंदर भी राख मिले हैं, यानी आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं, इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है लोग मौसम के आधार पे खाना बनाते हों।
अगर अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक हवा चल रही है, तो हो सकता है कि घर के अंदर खाना बनाते हो, और वहीं जब मौसम अनुकूल हो तो हो सकता है घर के बाहर खाना बनाते हो। ठीक है, तो उसी को यहाँ दर्शाया गया है। आगे क्या है, बहुत सारी जगहों पर औजार भी मिले हैं, आरंभिक मानवों के भी औजार मिले हैं, नए औजार भी मिले हैं। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगे तो जो चावल था, जो गेहूं था, जो दलहन था, वह अब लोगों के मुख्य आहार का हिस्सा बन गए। लोग अस्थायी रूप से जीवन जीने लगे। अब एक ही स्थान पे लोग लंबे समय तक रहते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ दिन यहाँ रह रहे हैं, फिर जानवरों का पीछा करते हुए जहाँ गए वहीं बस गए, फिर वहाँ से कहीं और जाकर बस गए। ऐसा अब नहीं था। अब लोग अस्थायी जीवन जीते थे और एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे। उसी की चर्चा यहाँ की गई है। क्लियर। अब छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है वह है सूक्ष्म निरीक्षण बताया गया है। किसी चीज़ पर थोड़ा सा उस पर निरीक्षण किया गया है, उसका अवलोकन किया गया है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और वह जगह जो है जहाँ पे निरीक्षण किया गया है वह कौन सा है, वह मेहरगढ़ है। नाम क्या है, मेहरगढ़ है। वहाँ पे जीवन और मृत्यु के बारे में समझाया गया है कि वहाँ किस प्रकार का प्रचलन था। देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। यहाँ पे लिखा है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जो मेहरगढ़ है वह कहाँ पे है, वह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। बोलन दर्रा अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। पहले तो सारे हिंदुस्तान के अंतर्गत ही आते थे, सब हिंदुस्तान के ही बालक थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब बालक उदंड हो गया है, अब नहीं मानता है। लेकिन पहले तो सब एक ही थे। तो वही कहा गया है कि जो बोलन दर्रा है वहीं पे एक जगह था, वहीं पे एक स्थान था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेहरगढ़। ठीक है। आगे कहा गया है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां सर्वप्रथम गेहूं, जौ का उत्पादन तथा पशुपालन किया गया। मेहरगढ़ ही वह स्थान है जहां पे सर्वप्रथम जौ, गेहूं और पशुपालन की शुरुआत, जो अनाजों का उत्पादन हो गया, पशुपालन की शुरुआत हुई थी, वह कहाँ पे, यहीं पे किया गया था। क्लियर। आगे है, मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यह आपका यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इस लाइन से आपके यूपीएससी तक के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि आयताकार घर और चौकोर घर का जो अवशेष है, जहाँ से साक्ष्य मिले हैं, वह कौन सा स्थान है। तो आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। क्लियर। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे हैं। जो वहाँ पे घर मिले हैं वहाँ पे प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। वहाँ पे उपस्थित रहने वाले लोगों की क्या आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो मृतक को जिस कब्र में दफनाया जाता था वहाँ पे उसके साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, और ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है और उस समय यह सामान इसके काम में आएगा, इसके उपयोग में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। क्या किया गया था, एक ऐसा भी कब्र मिला है जहाँ पे मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि क्यों कब्र में सामानों को रखा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और उस समय यह उपयोग में आएगा। उसी प्रकार बकरी को भी दफनाया गया, एक कब्र में मिला है, और वहाँ ऐसा माना गया होगा कि मृतक आगे के जीवन में, जो मृत्यु के बाद का जीवन है, वहाँ यह बकरी इसके खाने के काम में आएगा। क्लियर। आई होप आपका यह क्लियर हो गया होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उसको मैंने पॉइंट वाइज आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट छोटा सा एक पॉइंट बचा हुआ है इस चैप्टर में, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट की यहाँ चर्चा की गई है वह क्या है, अन्यत्र। मैंने आपको बताया था कि अन्यत्र में उन सभी चीज़ों को मेंशन किया गया है जो उसी कालखंड में दुनिया के अन्य क्षेत्रों में होते थे। ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर के अन्यत्र में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं।
तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है वह है फ्रांस की गुफा में की गई चित्रकारी। मतलब फ्रांस के गुफा में की गई चित्रकारी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया है फ्रांस में एक पुरा स्थल की खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। किसने की थी? तो 4 स्कूली छात्रों ने की थी। कहाँ पे की थी? तो फ्रांस में की थी। इस पुरा स्थल पर जानवरों के चित्रित चित्र मिले हैं और वहाँ पे जिन 4 स्कूली छात्रों के द्वारा जिस पुरा स्थल की खोज की गई थी वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मिले गुफाओं के दीवारों पे जानवरों के चित्रित चित्र मिले हैं। जानवरों के चित्र उकेरा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है एक नवपाषाणिक पुरा स्थल करके आपका हेडिंग दिया गया है और इसमें कहाँ का चर्चा किया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में एक चाताल ह्युर्क तुर्की में है। यहाँ पे चाताल ह्युर्क नामक एक पुरा स्थल की चर्चा की गई है जो कि कहाँ पे है? तुर्की में है। यहाँ क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीरिया से चकमक पत्थर, मतलब चकमक पत्थर, अब आप लोग इस प्रकार याद रखेंगे कि जो चकमक पत्थर है वह कहाँ से रिलेटेड है? तो सीरिया से रिलेटेड है। तो वही कहा गया है सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ लाई जाती थी। जो यह चाताल ह्युर्क नामक पूरा स्थल है वहाँ पे क्या क्या लाया जाता था? तो वहाँ पे सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर से कौड़ियाँ लाई जाती थी और भूमध्य सागर से सीपियाँ लाई जाती थी। क्लियर? तो आपका यहाँ अन्यत्र कंप्लीट हुआ। एक नोट करके मैंने पॉइंट लिखा हुआ है जो अगर अभी आप अभी का बुक लेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लासिक्स का तो अभी के बुक में इसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पहले पुराने वाले बुक में इसको मेंशन किया गया था। तो मैंने उसको नोट करके एक पॉइंट लिख दिया है और उस पॉइंट में कहा क्या गया है कि भारत में शुतुरमुर्ग के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है देखते हैं। तो भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। कब होते थे? पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं अंडे के अवशेष? तो महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से अंडे के अवशेष मिले हैं। इस लाइन को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।